नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पीछे की जो राजस्थान ज्योग्राफी क्लास थी उसमें अपन ने प्रमुख जो पहाड़ियों पे दुर्ग स्थित है उन सभी को अपन ने समझ लिया था, कौन कौन सी दुर्ग कौन कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है। इससे अलावा राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित जो कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे उनको भी अपन देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ उनको अपन लास्ट में देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एक साथ ही। या आज अपन जो देख रहे हैं उसमें पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश अपन ले रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम से। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश अपन ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने? अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज जो अपन पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये किससे बना है। तो ये जो समतल भूभाग है या समतल मैदानी भूभाग है, समतल मैदानी भूभाग, ये जो है समतल मैदानी भूभाग से मिलके क्या है बना हुआ है। किससे? समतल मैदानी जो भूभाग है उससे मिलके ये बना हुआ है। ये जो बना है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है। क्या होता है कि नदियां जो होती है अपने क्षेत्र में बहा के कुछ जो मिट्टी वगैरह लाती है उससे क्या बनता है? मैदान बन जाता है। और जो मैदान होता है वो क्या होता है? अधिक उपजाऊ भी होता है। तो नदियों द्वारा, अगर इसकी कुछ वो लिखें इसकी डेफिनेशन तो वो आएगी कि नदियों द्वारा, क्या? नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा के जमाव से ये जो बना, ये मैदानी प्रदेश जो बना है नदियों द्वारा जो उपजाऊ मृदा लाई जाती है। नदियां अगर अपने क्षेत्रफल में बहती है तो वहां से कुछ मिट्टी क्या है अपने साथ लेके बहती है। तो नदियां जब बहती है तो उसके साथ अपने कुछ उपजाऊ मृदा लाती है। उससे बना हुआ जो मैदान होता है वो कैसा होता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो ये अधिक क्या है? राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे तो अधिक उपजाऊ मैदान है। क्या? सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। और यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है? सबसे अधिक यहाँ क्या होती है? कृषि होती है। तो अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा हो गया? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे अधिक कृषि कहाँ होती है? तो वो भी कहाँ होती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा, धान का कटोरा भी कहा जाता है। वैसे जो है गंगानगर को कहा जाता है, लेकिन अगर भौतिक प्रदेश के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक कृषि होने के कारण, सबसे अधिक उपजाऊ होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये जो मैदानी प्रदेश है ये जो राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी जो भाग है ये वाला, यहाँ जो बहने वाली नदियों के कारण कौन सा मैदानी प्रदेश बना है? अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान की जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो नदियां हैं या पूर्वी मैदानी नदियां हैं उनके बहाव के कारण जो मैदान बना है वो बना अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसमें अगर बात करें चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी कुछ सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा ये मैदान जो है बना है। इस मैदान की अगर दक्षिणी पूर्वी सीमा देखें, इस मैदान की अगर ये वाली सीमा देखें दक्षिणी पूर्वी सीमा, तो ये कौन सी पहाड़ी द्वारा बनती है? कौन सी पहाड़ी इसमें आती है? दक्षिणी पूर्वी सीमा जो बनाई जाती है इसकी विंध्यन पठार द्वारा। कौन से पठार द्वारा? विंध्यन पठार द्वारा, जो कि अपने कोटा झालावाड़ 12 से होता हुआ निकलता है। विंध्यन पठार जो है कोटा झालावाड़ जो पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का उससे होके ये विंध्यन पठार जो निकलता है। जो इसकी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो सीमा बनती है वो जो बनती है विंध्यन पठार और अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश को अलग करती है। कौन सी? विंध्यन पठार द्वारा जो है ये प्रदेश अलग होता है। अगर इसके जिलों की बात करें अब अपन कि इसमें कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें जो अलवर जिला, अलवर के बाद में अपन लेते हैं इसमें भरतपुर जिला, भरतपुर के बाद में अपन लेते हैं इसमें जयपुर जिला, जयपुर के बाद में इस पे अपन लेते हैं दौसा जिला, दौसा के बाद अगर लें अपन जिला इसमें तो इसमें लेते हैं धौलपुर जिला, धौलपुर जिले के बाद में अगर लेते हैं तो करौली जिला, करौली के बाद में ले रहे हैं तो कौन सा? सवाई माधोपुर जिला। कौन सा ले रहे हैं? सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर के बाद में अगर लेते हैं अपन तो इसमें आता है भीलवाड़ा जिला। कौन सा? भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले के बाद में अपन लेते हैं तो कौन सा आता है? चित्तौड़ और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और अपने प्रतापगढ़, ये दोनों जिले भी इसमें शामिल होते हैं। इनके अलावा अगर देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। तो इसमें कितने जिले शामिल हो गए? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा के बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पे जो नदी बहती है वो माई नदी होगी, बनास, चंबल वगैरह जो नदी होगी ये सवाईमाधोपुर को, ये जो करौली, इन जिलों में बहती हुई जाती है। तो इसमें अगर जिलों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से 13 जिले जो हैं इस प्रदेश में शामिल होते हैं। कौन कौन से जिले? अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। इसमें कौन सा जिला छोड़ दिया अपन ने? जो टोंक जिला है अपने, उसको भी अपन ने छोड़ दिया है। तो इसमें कितने जिले शामिल होते हैं? 13 जिले शामिल होते हैं, जिसमें से ये सभी जिले जो है अपन ने मैप में दर्शा लिए हैं। किसमें दर्शा लिए हैं? मैप में। अब अगर बात करें अपन की राजस्थान के क्षेत्रफल में, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्र में इसका जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल में इस भाग का क्या क्षेत्रफल देखते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से इस सापेक्ष का क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना प्रतिशत आता है? इसमें 23% आता है। अगर राजस्थान के हिसाब से जनसंख्या देखें कि जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना हो सकता है इसमें, तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है इसमें 39% होता है। तो ये जो जनसंख्या रखता है वो तो 39% रखता है, और क्षेत्रफल कितना रखता है? 23% रखता है। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी कैसी होती है, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? अपने जलोढ़, उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़। जलोढ़ व दोमट जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अपने दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, या जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें पाई जाती है। इसे जो है जलोढ़ मिट्टी को एक उपनाम और दिया गया है, कांप या कछारी मिट्टी। क्या? कांप या कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं। क्या? कांप या कछारी मिट्टी भी इसको कहते हैं। ये जो अगर यहाँ की जलवायु की बात करें कि यहाँ की जलवायु कैसी हो सकती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु जो होती है वो कैसी हो सकती है, तो इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु होती है। कैसी जलवायु है पूर्वी मैदानी प्रदेश की? आर्द्र जलवायु। कौन से मैदानी प्रदेश की है? अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की। यहाँ की अगर प्रमुख फसल की बात करें कि यहाँ की क्या प्रमुख फसल कौन सी हो सकती है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख फसल अपन देख रहे हैं कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसकी प्रमुख फसल, तो इसकी प्रमुख फसल जो होती है वो गेहूं, जौ, चना, ये अपन प्रमुखता से इसमें लेते हैं। गेहूं, जौ, चना जो होती है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख फसल में आती है। कौन सी फसल आती है? अपने गेहूं, जौ, चना। अगर यहाँ की औसत वर्षा देख ले अपन की, यहाँ पे जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी औसत वर्षा की, इसकी औसत वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश होती है उसके सापेक्ष उसकी लगभग सेम सी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर की यहाँ पे क्या है वर्षा होती है। कुछ हिस्सों में ज्यादा होती है लेकिन लगभग यही मानी जाती है। इसका औसत जो होता है कि 50 से 80 सेंटीमीटर ये कि यहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। अगर इसकी ढाल की बात कर लें कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ होता है? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्व की ओर। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ होता है? अपने पूर्व की ओर। और इसका जो ढाल होता है वो पूर्व की ओर होने के कारण, क्या इसका जो ढाल होता है वो पूर्व की ओर होने के कारण जो लगभग जो नदियां होती हैं वो किधर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस तरफ गिरती है? इसका जो ढाल है पूर्व की ओर होने के कारण जो लगभग जो नदियां हैं वो किधर गिरती है? अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ। कौन सी नदी को छोड़ के? इस क्षेत्र की माही नदी को छोड़ के। कौन सी नदी को छोड़ के? जो माही नदी, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से होती हुई निकलती है। अगर यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें, यहाँ इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करते हैं कि इस प्रदेश की औसत ऊंचाई अपन कितनी लेते हैं, तो यहाँ जो ऊंचाई लेते हैं अपन 200 से 500 मीटर की औसत ऊंचाई इसकी इस प्रदेश की अपन लेते हैं। कितनी ले रहे हैं? 200 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई अपन इस प्रदेश की ले रहे हैं। यहाँ पे जो सिंचाई होती है, अगर बात करें कि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई किन क्षेत्रों से मतलब किस प्रकार होती है, जैसे पश्चिमी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई हो रही है अपने नहरों वगैरह से हो रही है। तो अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, यहाँ पे जो सिंचाई हो रही है सर्वाधिक वो कुओं द्वारा हो रही है, कुओं द्वारा हो रही है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें कि सिंचाई जो है सर्वाधिक किस प्रकार हो रही है, तो कुओं द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगर बात करूं यहाँ की प्रमुख नहर की, कहाँ क्या बात कर रहा हूँ? प्रमुख नहर। अगर मैं यहाँ की नहर की बात करूं तो उस नहर में नाम आता है भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। भरतपुर व गुड़गांव नहर प्रमुख दो नहरें लिए मैंने, भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। अपन ने इसमें दो नहरों को समझा कि कौन कौन सी इसमें नहरें हो सकती, भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। तो अपन ने इस प्रदेश के लिए लगभग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपन ने जाना है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है उनकी अपन बात कर लेते हैं।
यह जो प्रदेश है ये अरावली के जो पूर्व में स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला थी अपने इस क्षेत्र से निकल रही थी, तो अरावली के पूर्व की जो हिस्सा है वो कौन सा प्रदेश आता है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। अरावली का पूर्व का हिस्सा कौन सा प्रदेश हो गया अपने पूर्व मैदानी प्रदेश। अरावली की बात करते हैं तो अरावली अपने इधर से निकल रही थी, तो अरावली के पूर्व का हिस्सा कौन सा हो गया, अरावली का जो पूर्व का हिस्सा है वो कौन सा हो गया अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा हो गया अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अरावली का पूर्व का हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का अगर बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें कि राजस्थान का सर्वाधिक, सबसे अधिक, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है अपनी पूर्व मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा हो गया अपना पूर्व मैदानी प्रदेश। ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अपने पूर्व मैदानी प्रदेश का नाम उसमें लेना होता है। राजस्थान का सर्वाधिक कृषि विकास वाला भाग अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि विकास वाला क्षेत्र, कृषि का विकास किस क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि विकास वाला क्षेत्र कहाँ होता है, कृषि विकास वाला क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक कृषि विकास वाला क्षेत्र कहाँ होता है अपने, ये भी कौन से में हो रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में हो रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में हो रहा है। कृषि में अगर सर्वाधिक विकासशील या विकसित जो क्षेत्र होता है राजस्थान का वो कौन सा है अपनी पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक उपजाऊ अगर कोई मिट्टी कहाँ कौन से प्रदेश में पाई जाती है वो अपन ने बात कर ली है पहले, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। खाद्यान्न का, धान का खाद्यान्न का कटोरा भी किस प्रदेश को कहा जाता है, भौतिक प्रदेश को, अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश को। राजस्थान का जो सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भाग है, राजस्थान का सर्वाधिक औद्योगिक जो विकास वाला भाग है वो भी कौन सा है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर बात करूं कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, अगर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की मैं बात करूं तो वो अपने कौन से जिले में स्थित है, जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो कौन से जिले में स्थित है अपने जयपुर में। और वृहद औद्योगिक इकाइयां जो है, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जो होगी जयपुर में, और वृहद औद्योगिक जो इकाइयां, वृहद औद्योगिक जो इकाइयां होती है वो कौन से जिले में अपने अलवर में। तो इसलिए औद्योगिक नजरिए से सबसे विकसित प्रदेश कौन सा हो गया, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां अपने जयपुर में, वृहद बड़ी औद्योगिक जो इकाइयां होती हैं वो अपने कौन से जिले में स्थित है, अलवर में स्थित है। इसकी जो नदियां हैं ये लगभग जो है बंगाली खाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन अपने एक नदी अपन ने पहले भी देख लिया है कि जो माही नदी है वो कौन सी तरफ जाती है, अपने अरब सागर की तरफ जाती है। अगर इसकी नदियों की बात करूं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जिनको अपन अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अपन ने बात की कि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको इसमें 4 जो भाग बांटे गए, जो इसकी 4 प्रमुख नदियां हैं उनके बहने के अकॉर्डिंग इसमें जो 4 भाग बांटे गए हैं, जिनमें जो इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है अगर बात करें तो चंबल नदी इसमें बहती है इस भौतिक प्रदेश में। इसमें 56 माई जो नदी है इसमें वो बहती है। 56 का जो मैदान होता है वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है, तो 56 बेसिन बोलते हैं, या माही नदी का जो बेसिन बोलते हैं इसमें। तीसरी जो नदी इसमें बहती है बनास नदी बहती है इस भौतिक प्रदेश में, और चौथी जो नदी बहती है अपने बाणगंगा नदी बहती है। इसलिए अपन ने इसको नदियों के हिसाब से 4 भागों में बांट लिया। कौन कौन सी, चंबल बेसिन, दूसरी माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। तो इसमें अपन समझने की कोशिश करते हैं कि चंबल जो बेसिन है उसमें कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी नदी, कौन कौन से जिलों में जो है चंबल नदी इस क्षेत्र से होती हुई जाती है। तो चंबल जो बेसिन बनता है वो कौन सी नदी से बनेगा, अपने चंबल नदी से। कौन सी नदी से बनेगा, अपने चंबल नदी से। चंबल बेसिन जो बन रहा है कौन सी नदी से बन रहा है, चंबल नदी से। ये जो है कौन कौन से जिलों में होती हुई बहती है, तो ये सवाई माधोपुर, चंबल जो नदी है सवाई माधोपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के ये जो जिले हैं इनसे चित्तौड़गढ़ में भी, चित्तौड़गढ़ से घुसती है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि ये जो जिले हैं ये चित्तौड़गढ़ में से भी होती हुई जाती है, रावतबाटा जो क्षेत्र है यहाँ से। लेकिन ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों से मुख्यतः ये बहती
है। चंबल नदी द्वारा ये बेसिन बनता है, कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन, जो इसमें अपन जिलों की बात कर ली है। यहाँ जो विशेषता जो पाई जाती है चंबल बेसिन की, यहाँ क्या, डांग उत्खात स्थला करती, डांग उत्खात स्थला करती। तो इन जो चंबल बेसिन है इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं अपन देख रहे हैं। डांग उत्खात स्थलाकृति के नाम से आती है। जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, चंबल नदी की जो आसपास का क्षेत्र होता है, उसमें क्या होती है, जब चंबल नदी के जो बहाव होता है वो ऊंची नीची बहने से या चंबल नदी के बहाव से क्या होती है कि जो भूमि होती है उसका कटाव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भूमि होती है कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची हो जाती है। तो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें ऊंची नीची कृषि के अयोग्य, जो कृषि के योग्य नहीं होती है, वो उस भूमि को क्या कहते हैं, अपने डांग उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। तो ऐसी भूमि इसमें अगर लिखना चाहें तो ऐसी भूमि जिसमें चंबल नदी के बहाव के कारण उसका आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसमें जो कृषि के योग्य नहीं होता है। तो डांग जो उत्खात स्थलाकृति होती है ये कृषि के क्या होता है, अयोग्य होता है, कृषि के अयोग्य, यहाँ पे कृषि नहीं कर सकते। अगर इसकी बात करें तो ये है ऊंचा नीचा क्षेत्र होता है, ऊंचा नीचा क्षेत्र। चंबल नदी के बहाव के कारण यहाँ पे भूमि का कटाव हो जाता है, जिससे जो क्षेत्र होता है ऊंचा नीचा हो जाता है, और ये कहता है कैसा होता है, कृषि के अयोग्य। डांग उत्खात स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाया जाता है, अपने चंबल बेसिन में। किस भाग में, चंबल बेसिन में। दूसरी अगर बात करें उत्खात जो स्थलाकृति होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, अपन ने क्या कहा है, उत्खात स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में अपन ने क्या कहा है, डांग कहा है। तो सर्वाधिक अगर डांग भूमि की बात करें, किसकी, सर्वाधिक अगर डांग भूमि की बात करें तो वो अपने पाई जाती है करौली में। कहाँ पे, करौली में। तो मैं इसको दर्शा देता हूं कि सर्वाधिक डांग भूमि कौन से जिले में पाई जाती है, अपने करौली में। सर्वाधिक डांग भूमि किस जिले में पाई जाती है, अपने करौली में पाई जाती है। तो सर्वाधिक डांग भूमि किस जिले में हो गई, अपने करौली में। सर्वाधिक डांग भूमि कौन से जिले में हो गई, अपने करौली में हो गई है। दूसरी अगर बात करूं मैं इसकी कि डांग की रानी किसको कहा जाता है, तो डांग की रानी भी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। डांग की रानी, डांग की रानी किसको कहते हैं, अपने करौली जो जिला है इसको क्या कहा जाता है, डांग की रानी भी कहा जाता है। इसकी जो दूसरी विशेषता अपन देख रहे हैं, इसमें जो दूसरी विशेषता अपन देखते हैं किसकी, चंबल बेसिन की, तो इसमें नाम आता है बीहड़ का। किसका नाम आ रहा है, अपने बीहड़ जो क्षेत्र होता है उसका नाम आ रहा है। दूसरी जो इसकी विशेषता है चंबल बेसिन की, इसमें बीहड़ का नाम आ रहा है। तो नदियों के प्रवाह के कारण, बीहड़ होता क्या है कि नदियां जब प्रवाहित होती है, चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो उसके कारण क्या होता है कि अत्यधिक कटाव हो जाता है। जब इस तरफ से नदी बहती है, अपनी चंबल नदी बहती है, तो होता क्या है कि उसके कारण अत्यधिक कटाव हो जाता है। जो ये क्षेत्र आसपास की मिट्टी से क्या हो जाता है, नदी के बहने से, जैसे ये नदी बह रही है तो इसके कारण आसपास से अपने साथ क्या लेके जाती है, मिट्टी लेके जाती है। जो चंबल नदी है अपने आसपास से क्या ले जाती है, मिट्टी का कटाव करती हुई आगे चली जाती है। तो जो मिट्टी का कटाव हो जाता है उसके कारण गहरी गहरी यहाँ पे क्या बन जाती है, घाटियां बन जाती है। जैसे गहरी गहरी घाटियां बन जाती है। जैसे मान लो ये चंबल नदी जा रही है, इसके पास क्या बन गई, घाटी बन गई। मिट्टी का कटाव हो गया, उसके कारण क्या बन जाती है, घाटियां बन जाती है। और उन घाटियों के कारण, उन घाटियों का जो क्षेत्र होता है उन घाटियों में जो खड्डे टाइप से हो जाते हैं उनमें क्या, उन घाटियों का इसको क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ कुछ नोट्स बनाने के लिए कि बीहड़ क्या होता है, तो नदियों के प्रवाह के कारण, नदी प्रवाह के कारण, नदी प्रवाह के कारण अत्यधिक, नदी प्रवाह के कारण अत्यधिक मिट्टी कटाव वाली भूमि। नदी प्रवाह के कारण, नदियों के प्रवाह के कारण जो आसपास की भूमि होती है वो अत्यधिक कटाव कर लेती है, कटाव के साथ उनके साथ बह जाती है। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है, बीहड़ भूमि कहा जाता है। चंबल नदी के सारे ये जो बीहड़ क्षेत्र होता है सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है, कोटा से लेके अपने धौलपुर तक ही क्या है, फैला हुआ है। जो जी बीहड़ क्षेत्र है, और जो बीहड़ क्षेत्र होता है इसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। डाकुओं की शरण स्थली,
जैसे अपन ने बात की कि ये शरण स्थली डाकुओं की शरण स्थली कैसे कही जाती है, क्योंकि ये जो क्या है मिट्टी का कटाव करने से यहाँ पे घाटियां बन जाती है, घाटियों में जो डाकुओं की छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है, इसलिए इसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को? बीहड़ जो क्षेत्र होता है। और बीहड़ क्षेत्र किस मैदानी प्रदेश में मिलता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के चंबल जो बेसिन है उसमें जो है अपने बीहड़ क्षेत्र मिलता है। अगर प्रभावित जिलों की बात करूं तो इसमें कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर ये जो क्षेत्र है अपने कोटा, सवाईमाधोपुर। बीएड से कौन से जिले प्रभावित होते हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जो 4-5 जिले हैं अपने, ये कौन से क्षेत्र से प्रभावित? अपने बीहड़ से प्रभावित होते हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली। अगर सर्वाधिक बात करूं कि सर्वाधिक जो अपने बीहड़ है कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं अपने धौलपुर में। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में पाए जाते हैं? अपने धौलपुर में। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में पाए जाते हैं? धौलपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ अपने धौलपुर जो जिला है अपने उसमें पाए जाते हैं। चंबल नदी अपने उद्गम से लेकर यमुना से मिलने तक खूब सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हुई जाती है। जो अपन ने बीहड़ की बात कर ली, डांग की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे जो चंबल नदी जब बहने स्टार्ट होती है वहां से लेकर जब यमुना में मिल जाती है वहां तक जो चंबल नदी है खूब सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अगर उनमें अपन बात करें, चंबल नदी जो है अपन ने इसकी प्रॉपर्टी समझ ली है कुछ स्पेशल, अपन यहाँ पे दर्शा लेते हैं कि चंबल नदी क्या है, खूब सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हुई जाती है बहने से एंड तक। स्थलाकृतियों की बात करते हैं, कौन कौन सी जो स्थलाकृतियां चंबल नदी बनाती हुई जाती हैं, जिसमें अपन बात करें तो गार्ज बनाती हुई जाती है, नदी का गार बनाती हुई जाती है, जलप्रपात बनाती हुई जाती है, ये जलप्रपात के बाद में अगर देखें तो बीहड़ भूमि ये बनाती हुई जाती है, ये जो नीक पाइट्स बनाती हुई जाती है, और एक और बात करें अपन शिपिका नाम से भी एक स्थलाकृति जो होती है, शिपिका नाम से भी क्या बनाती हुई जाती है। तो कई एक दो एग्जाम है जिनमें शिपिका का पूछ लिया गया था कि शिपिका क्या होती है, तो मैं उसको कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शिपिका जो है उससे किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। तो शिपिका जो होती है नदी के ढाल का वह हिस्सा कहलाता है जहां बहाव के अवरोध के कारण ढाल अधिक हो जाता है। शिपिका क्या होती है कि नदी का जब बहाव होता है, नदी के बहाव से अवरोध आने के कारण, नदी के बहाव से अवरोध से ढाल का अधिक हो जाना। तो शिपिका क्या होती है कि जब नदी प्रवाहित होती है, नदी अपने क्षेत्र में जब प्रवाहित हो रही है, अगर कोई अवरोध आ गया तो अवरोध आने से क्या होता है, जल इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है। और जब ये अवरोध को नदी द्वारा अलग कर लिया जाता है, कुछ इसको मतलब काट के अलग कर लिया जाता है, तो एकदम से इसका बहाव क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये ज्यादा बहाव जहां होता है उसको क्या कहते हैं अपन, शिपिका कहते हैं। तो चंबल नदी से जो संबंधित जो अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको समझा है अपन ने। अब अपन कुछ बात करते हैं जिसमें नाम आता है अपने एक खादर का। किसका आता है? खादर का। खादर को अपन ने जो पश्चिमी मैदानी प्रदेश में भी समझने की कोशिश की थी। किसको? खादर को। तो खादर को अपन ने समझने की कोशिश की थी। खादर होता है कि चंबल के प्रवाह क्षेत्र में 5 से 30 मीटर तक के गहरे गड्ढे वाली भूमि। खादर किसे कहते हैं कि 5 से 30 मीटर वाले गहरे गड्ढे, इनको क्या कहते हैं अपन? खादर कहते हैं। 5 से 30 मीटर वाले गहरे गड्ढे या इस भूमि को क्या कहते हैं अपन? खादर कहते हैं। चंबल के प्रवाह में ये जो है 5 से 30 मीटर वाले गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिनको अपन क्या कह रहे हैं? खादर कह रहे हैं। इसमें जो चंबल बेसिन है, इसमें एक प्रमुख कार्यक्रम चलता है जिसे नाम दिया गया डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम। क्या नाम दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा? डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम, जो कि कब से चल रहा है? जो कि 1994 से लेके 95 में चला था। कब चला था? 1994-95 में ये चला था। कितने जिलों में ये चल रहा है? 8 जिलों में ये चला था। जिसमें अगर बात करें जिलों की, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर। करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा,
बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर को इसमें शामिल किया गया है। डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम 1994-95 में चला था, 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। अगर बात करें तो इसमें 21 पंचायत समितियों और 357 ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब अपन बात कर लेते हैं, इसमें एक नाम और आता है कि बेसिन क्या होता है। जैसे अपन ने बात की ना, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, तो बेसिन होता क्या है? तो स्थल का वह भूभाग जहां नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है। तो बेसिन होता क्या है कि स्थल का वह भूभाग कहलाता है बेसिन, जहां, बेसिन क्या होता है? जहां नदियां व उसकी सहायक नदियां व उसकी सहायक नदियां क्या होती है? बहती है। तो वो क्या कहलाता है? अपना बेसिन कहलाता है। तो ये अपन ने जो अपना क्षेत्र है, अपने चंबल बेसिन, उसको अपन ने अच्छी तरीके से समझा है कि उसमें कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं, बीहड़ क्या होता है, इनको अपन ने मैप में समझने की कोशिश की है। मैप के अकॉर्डिंग अपन ने सही तरीके से समझा है। अब अपन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 हिस्से हो रहे हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन इसके साथ बनास चंबल बेसिन को अपन ने समझ लिया, तो अपन बनास बेसिन को समझने की कोशिश करते हैं। बनास बेसिन वो बेसिन है जहाँ पे बनास नदी का प्रवाहित जो क्षेत्र है, या बनास नदी जिन जिन जिलों में से होती हुई बहती है, वो जो क्षेत्र कहलाता है वो कैसा कहलाता है? बनास बेसिन। तो बनास नदी, चंबल नदी, इनको अपन नदियों के जो टॉपिक है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ अपन जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनके संदर्भ में इनको देख रहे हैं। तो जो बनास बेसिन है, ये अगर इसका प्रमुख जो प्रॉपर्टीज देखें, इसकी जो ढाल है, वो बनास बेसिन की ढाल देखें तो पूर्व की ओर होती है। इसकी जो ढाल होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी क्या होती है? ढाल होती है। किसकी? जो बनास बेसिन है, इसकी जो ढाल अगर देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पूर्व की ओर इसकी ढाल होती है। अगर इसकी मृदा देखें कि जो बनास बेसिन है, इसकी मृदा कैसी होती है? जो बनास बेसिन है, इसकी मृदा होती है जलोढ़। कैसी होती है इसकी मृदा? जलोढ़। जलोढ़ मृदा का मतलब होता है कि कृषि हेतु सबसे उपयुक्त अगर मिट्टी कहा जाती है, कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अगर मिट्टी कोई कही जाती है, तो वो कौन सी कही जाती है? अपने जलोढ़। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी अगर कहलाती है तो कौन सी कहलाती है? अपने जलोढ़ मृदा जो है कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहलाती है। तो इसका जो अगर क्षेत्र देखें, अपन इसके जिले भी देखेंगे, तो इसका अगर क्षेत्र देखते हैं तो जो बनास जो बेसिन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। बनास बेसिन इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? अपने जो भौतिक वेताओं द्वारा 2 भागों में। उसमें से एक हिस्सा अगर लेते हैं बनास बेसिन का, तो वो आता है अपने मालपुरा करौली हिस्सा। कौन सा? मालपुरा करौली भाग। कौन सा भाग? मालपुरा करौली भाग। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। कौन सा? मेवाड़ का मैदान। तो जो बनास बेसिन है, इसका जो ढाल होता है पूर्व की ओर होता है। इसकी जो मृदा जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है जो सर्वाधिक कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कहलाती है। तो अपन ने बनास बेसिन को पढ़ाई के अकॉर्डिंग या भौतिक वेताओं ने समझने के अकॉर्डिंग इसको 2 भागों में बांटा, जिसमें से पहला हिस्सा जो लिया है अपन ने मालपुरा करौली का मैदान लिया है। दूसरा जो अपन ने हिस्सा लिया है वो कौन सा लिया है? मेवाड़ का मैदान लिया है। तो अपन देखते हैं कि जो मालपुरा करौली का मैदान है, ये कौन कौन से जिले रखता है, कौन कौन सी विशेषता इसमें है। तो बनास का जो उत्तरी भाग है, बनास जो नदी है, उसका जो उत्तरी पूर्वी जो भाग होता है, वो किस हिस्से में आता है? अपने मालपुरा करौली मैदान में। उत्तरी पूर्वी मैदान या उत्तरी पूर्वी जो भाग होता है बनास का, वो किस भाग में आता है? बनास के मालपुरा करौली मैदान के भाग में आता है। अगर इसमें जिलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? इसमें टोंक, इसमें सवाई माधोपुर, टोंक और करौली को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले शामिल किए गए? इसमें 3 जिले आ रहे हैं, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली इसमें शामिल है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली इसमें शामिल है। तो जो मालपुरा और करौली के मैदान है, जो मालपुरा और करौली का जो मैदान है, या बनास का जो उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी मैदान है, इसको जो है एक भूगोल वेता हुए हैं प्रमुख, उनका नाम है A.M. हेरोन। क्या नाम है? A.M. हेरोन। क्या नाम है? A.M. हेरोन। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इन्होंने तृतीय पेनी प्लेन इसको नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन्होंने इसको? तृतीय पेनी प्लेन
ये एक प्रमुख फैक्ट हो सकता है या प्रमुख एक तथ्य हो सकता है आपके लिए, ताकि एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने इसको शामिल किया कि एम हेरोन ने जो मालपुरा करौली मैदान है या बनास का उत्तरी पूर्वी जो मैदान है, इसको तृतीय पेनिप्लेन भी नाम, या इसको तृतीय पेनिप्लेन नाम से भी इन्होंने पुकारा है। अगर इससे मालपुरा करौली मैदान की बात करूं कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है प्रमुखतः, इसमें दो जब इससे कर ले तो इनकी मिट्टी भी अपने को अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो अपन देख रहे हैं कि मालपुरा जो करौली मैदान है इसकी मिट्टी कौन सी होती है। तो इसकी मालपुरा करौली मैदान की जो मिट्टी अपन लेते हैं इसमें कौन सी लेते हैं, कांपीय मिट्टी। कौन सी ले रहे हैं अपन, कांपीय मिट्टी। मालपुरा जो करौली मैदान है इसकी मिट्टी अपन ले रहे हैं कांपीय मिट्टी। जो कांपीय जो मिट्टी होती है ये निस्व व शिष्ट चट्टानों द्वारा बनती है, निस या शिष्ट चट्टानों द्वारा इसका निर्माण होता है। जो कांपीय और मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जो निस और शिष्ट जो चट्टानें होती है इनके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये एक उपजाऊ मैदान होता है मालपुरा करौली मैदान। इसमें टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली जिलों को शामिल किया गया है। अब अपन देखते हैं कि जो मेवाड़ का मैदान है इसमें क्या क्या विशेषताएं ये जो है बनास बेसिन रखता है। तो मेवाड़ का जो मैदान है बनास का कौन सा हिस्सा हो गया, जब उत्तरी पूर्वी हिस्सा हो गया तो बनास का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, बनास का दक्षिणी जो भाग है वो कौन से मैदान में आ गया, आपने मेवाड़ के मैदान में आ गया। तो इसमें अगर ये कौन कौन से जिले रखता है तो भीलवाड़ा और जो चित्तौड़ जिला है, भीलवाड़ा और जो चित्तौड़ जिला है वो जो है मेवाड़ के मैदान में आता है। भीलवाड़ा और चित्तौड़, चित्तौड़ को मेवाड़ का क्षेत्र कहते थे इसलिए भीलवाड़ा और जो चित्तौड़ जिले हैं वो किस क्षेत्र में आ रहा है, अपने मेवाड़ के मैदान में। यहाँ पे खेराड़ क्षेत्र, यहाँ पे खेराड़ क्षेत्र पाया जाता है। तो खेराड़ किस जिले को कहा जाता है, अपने भीलवाड़ा जिले के जो जहाजपुर भीलवाड़ा जिले का जो जहाजपुर क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, खेराड़ कहा जाता है। तो खेराड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खेराड़ कहा जाता है। या जो माल खेराड़ का क्षेत्र है, या माल खेराड़ का क्षेत्र, माल खेराड़ का जो क्षेत्र है वो भी कहाँ पाया जाता है, अपने मेवाड़ के मैदान में। इसमें दो जिलों को भीलवाड़ा और चित्तौड़ को शामिल किया गया है। इसमें जो अगर मिट्टी की बात करें तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयोगी होती है। तो ये अपन ने बनास जो बेसिन है उसकी अपन ने बात कर ली। तो अपन ने दो बेसिनों को समझ लिया है, पहला जो चंबल बेसिन है, दूसरा अपन ने बनास बेसिन को समझ लिया है। अब अपन तीसरे बेसिन को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें नाम आता है बाणगंगा मैदान। कौन सा बेसिन देख रहे हैं अपन, बाणगंगा मैदान। तो बनास जो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके तीसरे बेसिन को अपन समझने की कोशिश करते हैं जो कि बाणगंगा मैदान के नाम से बोला जाता है। ये ज्यादा बड़ा ना हो कि छोटा सा मैदान के रूप में जाना जाता है। इसमें अगर जिले देखें कौन कौन से जिले बाणगंगा मैदान में शामिल है, तो जयपुर, दौसा और जो भरतपुर जिला है, जयपुर, दौसा और भरतपुर जो जिले हैं इस बाणगंगा मैदान में शामिल होते हैं। यहाँ जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, सर्वाधिक या अधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी थी, अपने जलोढ़ मिट्टी थी। लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अपने बाणगंगा क्षेत्र में भी पाई जाती है। अगर बात करूं मैं अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र अगर देखें, सर्वाधिक उपजाऊ या उपयुक्त जो क्षेत्र देखें, सर्वाधिक उपजाऊ अगर क्षेत्र देखें तो कौन सा आता है, अपने बाणगंगा का मैदानी प्रदेश आता है, या बाणगंगा बेसिन के नाम से जिसे जाना जाता है। वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये अपन ने दो बेसिन देख लिए, अपन एक लास्ट बेसिन देखेंगे जिसका नाम है अपने माही बेसिन। कौन सा बेसिन देखेंगे अपन, माही बेसिन, जो कि अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से होता हुआ निकलता है, जो को माही नदी का क्षेत्र घेरता है। अब अपन जो है राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका लास्ट जो हिस्सा है, या जिसको अपन माही बेसिन, किस नाम से, माही बेसिन या छप्पन बेसिन के उपनाम से भी जानते हैं। तो कौन सा प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसमें अपन माहीन बेसिन या छप्पन बेसिन। माही बेसिन किस लिए कहते हैं कि जो माही जो नदी है वो बहती है। माही नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, अपने माही नदी है।
तो ये जो नदी है माही नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसको माही बेसिन कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में गिरती है? जो बाकी नदियां पढ़ी अपन ने, बनास नदियों का क्षेत्र पढ़ा, बनास, चंबल, बाणगंगा, ये जो सभी नदियां थी किस क्षेत्र में जा रही थी? अपने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो किस क्षेत्र में जा रही है? अपने खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में क्या है? ये गिरती है। तो ये नदी कौन से क्षेत्र में गिरती है? अपनी खंबात की खाड़ी में। अगर इसमें बात करूं मैं जिलों की, तो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो आता है। बाकी अगर ये बात करूं कि दक्षिणी पूर्वी जो उदयपुर है वो भी इसमें आता है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये मुख्य जिले आते हैं, और दक्षिणी पूर्वी जो अपने उदयपुर है वो भी इसमें शामिल होता है। ये जो क्षेत्र है ये असमतल होता है तथा छोटी छोटी इसमें क्या है? पहाड़ियां भी और घाटियां भी होती है। ये जो माही बेसिन है ये कैसा क्षेत्र है? अपने असमतल। ये क्या है? असमतल भी है। इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है? छोटी छोटी पहाड़ियां भी इसमें पाई जाती हैं, और इसमें कुछ क्या पाई जाती है? घाटियां भी पाई जाती है। तो ये असमतल क्षेत्र है, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती है, इसमें कुछ घाटियां भी इसमें पाई जाती है। और ये क्या है? एक कटाफटा क्षेत्र होने के कारण इसको बांगड़ कहते हैं। तो बांगड़ क्या है? अब एक अपने पास नाम आ गया, एक विशेषता आ गई कि बांगड़ क्या है। तो बांगड़ अपन लेते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो कटाफटा हो, कटाफटा क्षेत्र। कटाफटा क्षेत्र क्या कहलाता है? अपने बांगड़, या जो कंकड़ के साथ आता है वो क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। तो बांगड़ जो क्षेत्र है वो कौन से नदी प्रवाह में, कौन से बेसिन में आता है? अपने माही बेसिन में आता है। बांगड़ जो प्रदेश आता है कौन से बेसिन में आता है? अपने माही बेसिन में होता है। तो माही बेसिन का ऐसा क्षेत्र जो कटाफटा हो उसे क्या कहते हैं? अपन बांगड़ कहते हैं। अगर बात करूं कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी का प्रसार है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी का प्रसार है किस क्षेत्र में? माही क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी? यहाँ पे जो है लाल मिट्टी की दिखता पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है कौन से प्रदेश में पाया जाता है? अपने माही बेसिन में पाया जाता है। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें पाया जाता है। अब अपन इसकी ढाल की बात कर लेते हैं कि इसका जो ढाल होता है किस तरफ होता है। इसका ढाल जैसे अपन देख रहे हैं कि इसका जो ढाल होता है खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो इसका जो ढाल होगा वो कैसा होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका ढाल होगा पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्या होता है? ढाल होता। तो पश्चिम की ओर किसका ढाल होता है? अपने माही बेसिन का। इसमें एक नाम आता है काठल। क्या नाम आता है? काठल। इस जो प्रदेश है इस बेसिन में एक नाम आता है काठल। तो काठल प्रतापगढ़ में माही का जो बहाव क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? काठल कहलाता है। प्रतापगढ़ जो जिला है राजस्थान का, प्रतापगढ़ में माही नदी का क्या? माही नदी का बहाव वो क्या कहलाता है? अपने काठल करता है। प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बहाव कहलाता है वो क्या कहलाता है? अपने काठल कहलाता है। तो काठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ में माही नदी के बहाव को क्या कहते हैं? काठल कहते हैं। तो जो माही नदी है इसे काठल की गंगा भी कहा जाता है। काठल की गंगा कहा जाता है किस नदी को? माही नदी को। कौन सी नदी है? माही नदी को क्या कहा जाता है? काठल की गंगा। किस नदी को? माही नदी को क्या कहा जाएगा? काठल की गंगा। क्या कहा जाता है? काठल की गंगा। किस नदी को? माही नदी को। अब दूसरी जो बात करते हैं अपन देखा कि छप्पन बेसिन इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है इसे 56 नदी नालों या गांवों का समूह कहा जाता है। 56 नदी नालों या गांवों का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 नदी नालों या गांवों के समूह के कारण इसे क्या कहा जाता है? 56 बेसिन या छप्पन का मैदान। तो जो माही बेसिन इसको 56 का मैदान कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? ये अपन ने देख लिया कि यहाँ पे 56 नदी नालों या 56 जो गांवों का समूह पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है अपन द्वारा? 56 का मैदान। बांगड़ अपन ने समझा कि बांगड़ जो यहाँ कटाफटा क्षेत्र है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। और बांगड़ कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे बागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे बागड़ी बोली जाने के कारण इसको बांगड़ या वांगड़ नाम से भी
पुकारते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, वागड़ी, और वागड़ी बोली बोली जाने के कारण इसको किस क्षेत्र से नाम से पुकारा जाता है, वागड़ क्षेत्र के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो वागड़ प्रदेश का अगर अन्य नाम देखें तो ये अपन ने समझा कि माही जो प्रदेश है इसको क्या क्या बोला जाता है, इसकी क्या क्या विशेषता है। अब अपन ये देख रहे हैं कि इसको जो वागड़ प्रदेश है इसको कुछ ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वागड़ प्रदेश के अन्य नाम अपन देख रहे हैं जिनको हो सकता है एग्जाम में आगे आपके पूछ लिए जाए। तो इसका एक नाम जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुमारिका, कुमारिका खंड। वागड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, कुमारिका खंड। या दूसरा अगर नाम लेते हैं ये बागुरी प्रदेश, कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश या नागखंड, नागखंड ये नाम भी इसका लिया जाता है, कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश या नागखंड, जो कि माही, सोम व जाखम का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण ये कहते क्यों हैं कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश या नागखंड। तीन नदियां हैं माही, सोम, जो त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे माही, सोम और जाखम, उसके कारण इसको क्या, कौन से, किस, कहाँ कहा गया है, तो स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में जो कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश और नागखंड, इसको क्या कहा गया है अपने, इसको कहा गया है, किस प्रदेश को कहा गया है अपने, माही बेसिन को, कुमारिका खंड, बागुरी प्रदेश और नागखंड, किसमें, स्कंद पुराण में, माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम होने के कारण। इसका अगर दूसरा नाम अपन देखते हैं, इसका दूसरा नाम कौन सा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं पुष्य क्षेत्र, पुष्य क्षेत्र। पुष्य क्षेत्र किस प्रदेश को बोलते हैं, तो माही जो बेसिन है उसको पुष्य क्षेत्र के उपनाम से भी, या वागड़ जो प्रदेश है इसको पुष्य क्षेत्र के उपनाम से भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुष्प लताएं और वन सर्वाधिक होते हैं, पुष्प लताएं व वन, पुष्प लताएं व वन यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुष्य क्षेत्र भी कहते हैं। इसका अगर तीसरा नाम अपन देखें तो व्याघ्र घाट, क्या, व्याघ्र घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किस नाम से, व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे जंगली जीवों का जो सर्वाधिक जो जंगली जीव है सर्वाधिक पाए जाते हैं किस क्षेत्र में, अपने जो है माही बेसिन में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, व्याघ्र घाट भी इसको कहा जाता है। इसका अगर चौथा नाम देखें तो लाट प्रदेश, कौन सा, लाट प्रदेश भी इसका नाम लेते हैं। लाट प्रदेश इसका नाम क्यों लेते हैं कि यहाँ पे जो है चालुक्य राजाओं का शासन पहले रहा था। लाट प्रदेश क्यों कहते हैं कि यहाँ पे पहले क्या है, चालुक्य जो शासक थे उनका जो शासन रहा था, इसलिए इसको कौन सा प्रदेश भी कहते हैं, लाट प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे एक अन्य नाम भी इसका लिया जाता है, कौन सा, पाताल देश या गुप्त देश, पाताल देश या गुप्त देश के इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कृषि जो मुनियों में, ये जो पाताल देश है या गुप्त देश है इसको कहा जाता है, कृषि मुनियों में नाम प्रसिद्ध था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाताल देश या गुप्त देश भी इसको कहते हैं। तो ये अपन ने समझा कि जो पूर्व मैदानी प्रदेश है इसके कौन कौन से इसके भागों में बांटा गया है, या इसको कौन कौन सी उपनामों से इसको जाना गया है। अगर आपको ये जो मेरा बताया हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या जो अरावली प्रदेश या पूर्व मैदानी प्रदेश अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।